शक्तिशाली भारत, निर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के सफर को तय करने वाला बजट है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों में जो प्रगति और विकास का एक निरंतर और सुदृढ़ ढांचा विश्वव्यापक भारत का नेतृत्व करने वाला एक ढांचा बन चुका है। उस नींव पर भविष्य का निर्माण का बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष पेश किया। जहाँ एक तरफ पिछले वर्ष में 7.4% की वृद्धि से आर्थिक रूप से भरा भारत वृद्धि नहीं लेकिन छलांग मार रहा है। संपूर्ण विश्व में सबसे तेजी गति से आर्थिक विकास करने वाला देश भारत बन चुका है। पिछले 4 वर्षों से हर वर्ष अगर आर्थिक विकास और प्रगति का अनुमान हम लोग लगाएं 2022 से 2026 मतलब कोविड के बाद से आज तक संपूर्ण विश्व के सभी देश 190-200 देशों में भारत की विकास और प्रगति की गति पिछले 4 वर्षों से पहले नंबर पे और आज उसी नींव पर जो 2014 में हम लोग विश्व के 10वीं बड़ी आर्थिक शक्ति होते थे, पिछले वर्ष हम लोग विश्व की 4थी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में चुके। जापान को पीछे छोड़ दिया और 2027 के अंत तक हमारा विश्व शोध एजेंसी का अनुमान 2027 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पिछले 10 वर्षों में जो भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन की होती थी, आज वही भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन की जीडीपी बन चुकी, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो जहां एक तरफ आर्थिक नीति और आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के संयुक्त नेतृत्व में आज भारत अग्रसर है, वहीं आर्थिक प्रगति के साथ महंगाई पर एनडीए सरकार ने संपूर्ण काबू और लगाम खींच कर रखा है। पिछले 9 महीनों में जो महंगाई का दर कांग्रेस के जमाने में 6%, 8% होता था, पिछले 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर तक महंगाई का दर 1.7% तक सीमित ही रहा है, जो संपूर्ण विश्व में सबसे कम महंगाई का दर। एक तरफ सबसे ज्यादा ग्रोथ पूरे विश्व में नंबर 1 और दूसरे तरफ सबसे कम महंगाई विश्व में 1.7%। ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन किसी भी देश को
सिद्ध करवाना बहुत मुश्किल का कार्य है, जो आज भारत ने सिद्ध कर दिया। हर बार ये मुद्दा उठता था कि खर्चा आय से ज्यादा हमारे देश में, और इसलिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल FRMB बिल भी संसद के द्वारा पारित की गई कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग नियंत्रण में रखें। 4.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पिछले वित्तीय वर्ष के लिए रखा गया, और पिछले वित्तीय वर्ष में जो 4.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उससे 100 बेसिस पॉइंट्स कम, मतलब 4.4% तक भारत सरकार ने सीमित करके रखा, और अगले साल का टारगेट है 4.3%। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर भी हमारी सरकार संपूर्ण रूप से चल रही है। एक तरफ ग्रोथ, दूसरे तरफ महंगाई पर लगाम, तीसरे तरफ फिस्कल डेफिसिट का कंसोलिडेशन। अब इन तीन पुर्जों के साथ चौथा पुर्जा, और वो है कि सरकार कितना निवेश अधोसंरचना में कर रही है। 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाता था प्रति वर्ष पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पिछले वर्ष मतलब इस वर्ष 11,20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है भारत सरकार के, मतलब करीब 6 गुना, और अगले साल का टारगेट रखा गया है 12 लाख करोड़। विश्व में बहुत बिरले देश हैं जिनकी क्षमता 12 लाख करोड़ रुपए की निवेश करने की, और आज भारत उन देशों की गिनती में गिना जाता है, जहां एक तरफ ये बजट हमारे ग्रोथ और वृद्धि की क्षमता और रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है, वहीं हमारा ध्यान रिफॉर्म्स पे भी। पिछले एक वर्ष में 350 रिफॉर्म्स हम लोग ने समाप्त की। GST 2.0, लेबर कोड, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, और पहली बार जो डिस्कॉम्स की हम बात सुनते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की अंग होती है, जो सदैव घाटे में चलती है, भारत के इतिहास में पहली बार पूरे देश के डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 2000 करोड़ का मुनाफा बनाया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में भारत सरकार के प्रयास के द्वारा संभव हो पाया। इसी के साथ हमारा इस साल का बजट 3 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रहा है। नंबर 1, आर्थिक प्रगति की रफ्तार की दौड़ उसी तेजी से हो। नंबर 2, हमारे एक भारत के नागरिक की आशा और अभिलाषाओं को हम पूर्ण करें। और नंबर 3, विकसित भारत 2047 की यात्रा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सामूहिक रूप से सबको लेके चलें ताकि सबका विकास होगा। और इन 3 श्रेणियों को लेकर और भारत की पिछले 12 वर्षों की विकास और प्रगति की रफ्तार की नींव को लेकर अब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने भारत को 2047 के नेतृत्व के लिए तैयार करने की कावियात शुरू कर दी।
इस बजट में अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हमारे शब्दकोश में पहले नहीं थे। उदाहरण के तौर पर ऑरेंज इकोनॉमी, भगवा इकोनॉमी, वो है ऑडियो विजुअल, वो है गेमिंग, जो आने वाले दिनों में विश्व में आर्थिक प्रगति के मापदंड बनने वाले। हमारा बजट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर केंद्रित है, सेमीकंडक्टर्स पे केंद्रित है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि सेमीकंडक्टर्स के फैब्स भारत में बनेंगे, छोटे छोटे चिप्स जो माइक्रॉन्स के आधार पर बनते हैं। आज 10 सेमीकंडक्टर के फैब्स भारत में बन रहा है। 1 लाख करोड़ की सरकारी योजना है सेमीकॉन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज इकोनॉमी के लिए। और उसी के साथ साथ मशीन लर्निंग की बात हुई, शहरीकरण की बात हुई, क्योंकि भारत तेजी से शहरीकरण की तरफ भी जा रहा है। आप अनुमान लगाओ, भारत के जितने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, 2011 के सेंसस के आधार पर, पिछला सेंसस तभी हुआ था, उन सभी के लिए एक फॉर्मूला के तहत अगले 10 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ या 3,500 करोड़ प्रति शहर राशि आवंटित की गई, जहां 60% राशि केंद्र से दिया जाएगा और 40% राशि राज्य से दी जाएगी। उसमें हमारा भोपाल है, हमारा इंदौर भी। तो एक नई सोच, एक नई विचारधारा पर्यटन के क्षेत्र में। आज हमारी कोशिश है कि पूरे विश्व को हम देश में आकर्षित करें, और इसके लिए नए पर्यटन के सर्किट की भी घोषणा की। 7 नए कॉरिडोर्स, रेल कॉरिडोर्स की घोषणा की गई। मुंबई पूना, पूना हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु चेन्नई, वाराणसी से सिलीगुड़ी, दिल्ली से वाराणसी, ये बुलेट ट्रेन के तर्जे पर होंगे। तो मतलब एक काल्पनिक परिवर्तन जो हम नहीं कर सकते थे, वो आज उसकी रूपरेखा और मानचित्र बन चुकी है। और खास करके मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित किया है इस बजट में। शहरीकरण के क्षेत्र में 4,000 ई बसेस वहां दिए जा रहे हैं। 5 बुद्धिस्ट सर्किट्स 6 राज्य में घोषणा की गई है, और अनेक अधोसंरचना रेल कॉरिडोर्स के, फ्रेट कॉरिडोर्स की घोषणा की गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारा ग्रोथ इंजन रहा है भारत का। 8 राज्य, और भविष्य में भी वही इस ट्रेन को इंजन के रूप में खींचेगा। हमारा बजट का आवंटन भी पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट्स में 4,490 करोड़ था, इस साल 6,800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, तो मतलब 50% वृद्धि हुई। और वहीं टेलीकॉम के क्षेत्र में भी 53,000 करोड़ का बजट रिवाइज एस्टिमेट में हम लोगों को मिला था। इस वर्ष 72,000 करोड़ का बजट दिया गया, तो करीब करीब 30% की वृद्धि वहां भी हुई। ये बजट भारत के भविष्य का बजट है, नौजवानों का बजट है, किसानों का बजट है, महिलाओं का बजट है, हमारे वंचित, दलित, पिछड़े वर्गों का बजट है, और एक समावेशी बजट है जहां हर नागरिक को आगे लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नए भारत का संपूर्ण मानचित्र बनाकर आगे बढ़े। तो ये था मेरा बजट पर आप लोगों को ब्रीफ करने का। अब आज हम लोगों की करीब 2 घंटे की बैठक हुई है, जिले की बैठक, उसका भी
विस्तृत जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। एक तो हम लोगों का ट्रांसपोर्ट नगर जो अशोक नगर में बहुत दिनों से लंबित है, एक कलेक्टर कहा है कि समय सीमा हम लोग बना दें और उसी के आधार पर नए ट्रांसपोर्ट नगर में हम लोगों का विस्थापन शुरू हो जाना चाहिए। जो राशि हम लोगों को मिलेगी उससे समय सीमा पर हम लोगों को मसौदे पर साइन करके समय सीमा पर अधोसंरचना तय करके सारे हमारे व्यापारियों को मदद करके वहाँ हम लोगों को मूवमेंट कर देना चाहिए। अशोकनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी हमारी चर्चा हुई। जमीन रेखांकित हो गई है। अब इसको हम लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, जमीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को आवंटित हो जाए। अभी 7.5 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। इसके लिए मेरी कोशिश है कि 48 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है, तो पहले किश्त में 15 करोड़, दूसरे किश्त में 15 करोड़ और तीसरे किश्त में 15 करोड़, 3 किश्त में इसका हम लोग क्रियान्वित करेंगे। चंदेरी का बहुत बड़ा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चंदेरी तहसील के 52 गाँव, मुंगावली तहसील के 70 गाँव और पिपरई तहसील के 10 गाँव, ये करीब 550 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि कैरियर कैनाल 6 किलोमीटर की कंप्लीट हो गई है। पहला पंप हाउस तैयार हो गया है, दूसरा पंप हाउस का ट्रायल चल रहा है, राइजिंग मेन तैयार है, एचटी लाइन और सबस्टेशन भी तैयार है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का 400 किलोमीटर बाकी है। और इस फसल की कटाई के बाद जून के माह तक ये योजना संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और हम लोग जनता को इसको समर्पित कर पाएंगे। जो योजना मैंने शहरी सौंदर्यीकरण के लिए बनाई थी वो ट्रैक पे चल रहा है। हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट बना रहे हैं। ये करीब 40 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें हमारा थीम रोड और हमारा तुलसी सरोवर सम्मिलित है और जल्द से जल्द इस पर भी हम लोगों का क्रियान्वयन शुरू होगा। इसी के साथ हम लोगों का गुरुवाई मुंगावली चंदेरी की सड़क भी है। ये बहुत महत्वाकांक्षी सड़क है, 81 किलोमीटर की, 262 करोड़ की। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जून तक ये संपूर्ण रूप से तैयार हो जाए ताकि जनता को हम लोग समर्पित कर पाएँ। कॉल सेंटर आप लोग जरूर मेरे साथ आइएगा। मैं इसके बाद कॉल सेंटर में जा रहा हूँ। जो मैंने शुरुआत की थी 100 बच्चों के साथ, आज वो बढ़ के 505 बच्चों तक हो चुका है। और एक नया नवरत्न अशोकनगर में स्थापित हो चुका है, जहाँ नौजवानों को 505 नौजवानों को सीधा रोजगार का लाभ मिल रहा है और पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं। अगर 1000 करोड़ रुपए का भी निवेश आए तो 500 रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पे पावर प्लांट हो या सीमेंट प्लांट हो, पर इसके आधार पर 505 हमारे नौजवानों को रोजगार मिला है, जो आप लोगों की और मेरी सदैव चिंता रहती है। समूचे ग्वालियर चंबल में शायद ये एक ही यूनिट है जिसने इतने सारे बच्चों को इतने कम समय में केवल रोजगार नहीं दिए, लेकिन पूरे विश्व के साथ जुड़ा। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ से केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपभोक्ताओं के साथ सर्विसिंग होती, पंजाबी में भी होती, और एक मेरी बच्ची उड़िया होती, उसको उड़ीसा के सभी उपभोक्ताओं के साथ भी जोड़ दिया है, उड़िया में जवाब देती, मल्टीलिंगुअल किया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना भवन हम लोग बनाने की कोशिश करें, निजी क्षेत्र के द्वारा बनेगी, जहाँ 1000 की कैपेसिटी कॉल सेंटर हम लोग बना पाए। उस पर हम जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ और हम लोग मंथन कर रहे हैं। जमीन आइडेंटिफाई हुई है मारूट के पास, और वो हम लोगों को नगर निगम नीरज जी को हम लोग को ट्रांसफर करना है और फिर निजी क्षेत्र के साथ मिलके वो बिल्डिंग हम लोग खड़ा करेंगे ताकि एक परमानेंट जगह बन जाए इन कॉल सेंटर के लिए बच्चों के लिए।
और ये अशोकनगर पूरे मानचित्र पर आ पाएगा। इसी के साथ अस्पताल की भी हमारी बात हुई। हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल की जो रूपरेखा पूर्ण रूप से तैयार है और इसमें हम लोग ने कोशिश की है पिछले कई महीनों में कि हम लोग इस पे लोगों को हम लोग ऐड कर पाएँ। वर्तमान में हमारे टोटल पोस्ट 235 हैं। इसमें से हमारे कार्यरत लोग 151 थे जब मैंने दिशा की मीटिंग ली थी मई के माह में पिछले वर्ष, और 85 हमारे खाली पोस्ट थे। मैं राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे कांस्टेंट फॉलोअप के आधार पर पिछले 7 महीनों में हमने उन 85 पोस्ट में से करीब 40 पोस्ट को भर लिया। तो हमारी कैपेसिटी करीब 30% बढ़ गई, 151 से 190 तक बढ़ गई। और इस 39 पोस्ट का ब्रेकअप भी मैं आपको देता हूँ। पीडियाट्रिशियन हमारे 3 आ गए हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर 3 आ गए हैं, नर्सिंग स्टाफ हमारी 17 आ गई हैं, लैब टेक्नीशियन 4 आ गए हैं, और हॉस्पिटल क्लीनर हमारे 4 आ गए हैं, और सिक्योरिटी स्टाफ 10 आ गए। अब हमारे बचे हैं 45 पद जो खाली हैं, जिस पर भी मैं फॉलोअप कर रहा हूँ और जल्द से जल्द हम इसको भी भरने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ जो नया अस्पताल 300 बिस्तर का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल के मई तक ये संपूर्ण रूप से तैयार हो जाए। इसका निरीक्षण भी आज मैं करूँगा, तो आप लोग कॉल सेंटर के बाद मेरे साथ वहाँ भी चलिएगा। और मैंने कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ईंट और पत्थर की नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो 300 बिस्तर के अस्पताल के लिए स्टाफ का सैंक्शन होना चाहिए। क्योंकि तो इमारत खड़ा हो जाए, उपकरण लग जाए, एक्सरे मशीन लग जाए, लेकिन कोई डॉक्टर ना हो, कोई ऑपरेटर ना हो, तो शून्य है। और ये सैंक्शन स्टाफ के लिए हम लोगों को संपूर्ण बिल्डिंग कंप्लीट होने के लिए का इंतजार नहीं करना, उनको अभी से करना। क्योंकि वो एक तरफ वो 45 पद हमको भरने, तो ये 300 पद के लिए हमको कोशिश करना। तो इसकी रूपरेखा भी मैंने कलेक्टर साहब को निर्देशित किए हैं कि हम लोग जल्दी करें। फिर लुकवासा, ढाकोनी, ईसागढ़, चंदेरी, राजघाट का मार्ग, ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी सड़क है, 73 किलोमीटर की, 270 करोड़। ये अगले साल जुलाई तक तैयार होगा और इसमें करीब 16% का कार्य की वृद्धि हुई है और ये ऑन ट्रैक है, तो इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों की राजघाट वाटर सप्लाई की स्कीम है, जो हमारे 6 के 6 हमारे कस्बों को कवर करता है। और इसमें हम लोग 812 गांव प्रभावित होंगे, 616 गांव अशोकनगर में और करीब 200 गांव गुना में। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, करीब 1572 करोड़ की। अशोकनगर के लिए 923 करोड़ और गुना के लिए 650 करोड़। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनटेक वेल हमारा 30 सितंबर तक ही तैयार होगा, क्योंकि वहाँ कुछ कठिनाइयाँ हैं। उसके बाद टेस्टिंग 30 नवंबर तक समाप्त होगा और दिसंबर के माह में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग जनता को समर्पित कर पाएँ। बहुत बड़ी योजना है ये, और वो चंदेरी का माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर आप जोड़ लो, 1572 करोड़ यहाँ और 560 करोड़ वहाँ, करीब 2100 करोड़ रुपए की ये योजना है सिंचाई और पीने के पानी की। फिर हम आए अपने शहरों के, छोटे शहरों के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमृत 2.2 योजना के तहत जो 40 करोड़ की है, जहां अशोकनगर, चंदेरी, पिपरई, मुंगावली, ईसागढ़ और शाडोरा, इनके लिए हम लोग ने करीब 30 MLD पानी अतिरिक्त
मैंने आवंटित किया था और मुझे खुशी है कि हम लोग ऑन ट्रैक पर हैं इस योजना पर और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल के वर्षा ऋतु के पहले हम लोग इसे जनता को हम लोग समर्पित कर पाएं। इसी के साथ कुछ एक दो योजना पे मैं काम कर रहा हूँ, जब समय सही होगा तो आपके समक्ष मैं वो भी प्रेषित करूँगा। आखिरी सड़क है शाडोरा से करीला माता की, ये 55 किलोमीटर की सड़क है जो मैंने स्वीकृत करवाया था गडकरी साहब से, ये 135 करोड़ की, ये दिसंबर 2026 तक संपूर्ण होगा, जिसमें से 45 किलोमीटर जून तक ही तैयार हो जाएगा। प्रॉब्लम है हम लोगों के 8 किलोमीटर क्योंकि वो फॉरेस्ट की ज़मीन में आती है, तो फॉरेस्ट से हमको प्रदेश सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और फिर केंद्र सरकार से अनुमानित वो 8 किलोमीटर का परमिशन हम लोगों को अप्रैल या मई तक मिल जाए। वर्षा ऋतु के पहले अगर हम लोग को मिल जाए तो वो भाग भी अक्टूबर तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो ये 45 किलोमीटर जून तक और बाकी 8 किलोमीटर अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाएगा। आखिरी योजना है मलारगढ़ की सिंचाई की योजना, जिसकी रिवाइज एस्टिमेट 80 करोड़ से 112 करोड़। मैंने कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि इसके टेंडर जल्द से जल्द इसकी टेंडर की प्रक्रिया हो जाए ताकि इसके कार्य भी जल्द से जल्द हम लोग कर पाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो? महाराज साहब, एक तो